बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब यार दोस्त, इसकी ना यूट्यूब में वीडियोस भरी हुई हैं, बट स्टिल अभी भी लोग क्लियर नहीं है कि स्टॉक मार्केट्स क्या है, क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट आज वो क्लियर हो जाएगा। क्यों? आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट स्टॉक मार्केट्स, प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाती हैं, कैसे जाती हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बीएसई, एनएसई होता क्या है। इसके बाद केस स्टडी देंगे, हर्षद मेहता की केस स्टडी लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, स्ट्रैटेजी कौन कौन सी होती है, स्टॉक मार्केट घुसने का एक्शन प्लान, एंटर कैसे करना है स्टॉक मार्केट्स को, और आपको एंड में बोनस दूंगा जिसमें आप डाउनलोड करके उससे एक्शन और एग्जीक्यूशन एसएपी ले सकते हो। करना क्या है, अपना जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक बुक्स हैं उनको बंद करो, जो दिमाग है, जो बड़े बड़े शब्द बात कर रहे हैं उनको बंद करो। आज आप और मैं आसान शब्दों में पूरा हिंदी में समझेंगे स्टॉक मार्केट्स क्या होता है। अब क्या ये वीडियो लंबा होने वाला है? हाँ, तो सबसे पहला थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब इस वीडियो के बाद ना दो चीजों की गारंटी दोस्त पक्का है। सबसे पहला, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, एंड दूसरा, वीडियो के एंड में आप लिखोगे हर्ष मजे आ गए, आई एम सो कॉन्फिडेंट दिस वीडियो। अब हेडफोन ढूंढ लो, कोने में कहीं आराम से बैठ जाओ, मुझे 1 घंटा दे दो, लाइफ चेंज होने वाली है अभी के अभी। शुरू करते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट्स। आ जाओ। अब स्टॉक मार्केट्स के लिए सिंपल एक पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि एक आदमी है, उनका नाम है रवि मेहता। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। रवि मेहता की कंपनी है ग्रीन टेक समथिंग, ग्रीन टेक लिमिटेड ले लो, कुछ भी ले लो, ग्रीन टेक। अब जब आप सोचो, आप रवि मेहता की सिचुएशन में हो, आपने कंपनी शुरू की, कंपनी शुरू करने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। अब पैसे के लिए सबसे पहले आप किधर जाओगे? एकदम लॉजिकली सोचना, इसमें ज़्यादा वो इकोनॉमिक्स मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिकली जवाब देना, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाओगे? मम्मी पापा, फैमिली, फ्रेंड्स, उनको पिच करेंगे आइडिया कि अरे बहुत बढ़िया आइडिया, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, राइट। अब देखो, जब तक हमारे मामा चाचा मुकेश अंबानी नहीं है तब तक कोई भी चांस नहीं है पैसे मिलने का, तो ये फैमिली का पार्ट काट दो। सेकेंड पार्ट आता है बैंक। फिर आप बोलोगे हर्ष चलो फैमिली पैसे नहीं दे रही तो मैं बैंक जाऊँगा, बैंक से लोन ले लूँगा। अब दोस्त, हमारे देश में लोगों को एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता जो आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा हुआ है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन, मैं जाऊँगा किसी बैंक की ब्रांच में और मैं बोलूँगा सर मेरे पास स्टार्टअप है, मुझे पैसे चाहिए। ब्रांच मैनेजर क्या बोलेगा? ओ भाई मारो, मुझे मारो। एग्जैक्टली तो पैसे मिलने का चांस वैसे भी कोई नहीं है, और अगर मिल भी गए तो बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा? बहुत ज़्यादा। तो क्या एक स्टार्टअप या बिजनेस में उससे इंटरेस्ट रेट सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो बैंक ऑप्शन भी काटते हैं। अब बचा क्या दोस्त? अब बचा अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट्स क्या है? एक जरिया है जिसमें एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो कंपनी शुरू कर रहा है वो आपसे 10-10 रुपए इकट्ठा कर पाए, करोड़ों लोगों से 10-10 रुपए इकट्ठा कर ले, दैट्स इट। एंड अगेन, इसमें सीधा स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती कंपनी, तो ये मत सोचना कि कल को जाके मैं स्टार्टअप स्टॉक मार्केट लिस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा। बट ये सिचुएशन पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अब मानते हैं कि चलो रवि मेहता ने डिसाइड किया कि देखो यार मुझे स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने हैं। अब कितने पैसे उठाने होंगे? अब जनरली कंपनीज को उठाने होते हैं 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 10,000 करोड़, कुछ भी फिगर हो सकता है, राइट। बहुत बड़े बड़े फिगर होते हैं। बट इसके लिए समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि कितना पैसे उठाएंगे। मानते हैं उनको कितने पैसे उठाने हैं? 1 लाख। अज्यूमिंग कि यार देखो 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के पास नहीं होता, ठीक है, ये मान के चलते हैं। अब रवि मेहता को कितने उठाने हैं? 1 लाख रुपए। अब वो कहाँ से उठाएंगे? स्टॉक मार्केट्स। अब करेंगे क्या? ही विल इशू एन IPO। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप देखते रहते पूरा टाइम IPO आते रहते हैं। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब सबसे पहली बार वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उसको बोलते हैं IPO। मैं आपको ना ड्यूरिंग द सेशन कुछ इंपॉर्टेंट शब्द भी समझाऊंगा जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि जब आप मार्केट न्यूज़ पढ़ो आपको आइडिया पड़ जाए कि एग्जैक्टली वो बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। और इन सब का मतलब बहुत आसान होता है, बस शब्द बड़े हाइफंड होते हैं बट मतलब बहुत आसान होता है, ठीक है। तो चलो रवि मेहता ने डिसाइड किया कि देखो स्टॉक मार्केट्स में IPO इशू करना है। अब वो क्या करेंगे? उनको कितने रुपए उठाने हैं? 1 लाख रुपए उठाने हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 लाख रुपए जो स्टॉक मार्केट से IPO के थ्रू आएंगे। अब वो क्या करेंगे? इस 1 लाख को प्राइस और क्वांटिटी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ही कैन से कि मैं 1 रुपए के 1 लाख शेयर इशू कर दूंगा, या फिर मैं 10 रुपए के 10,000 शेयर इशू करूंगा, या 100 रुपए के 1000 शेयर इशू करूंगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला, ये 1 लाख क्या हुआ? ये 1 लाख हुआ आपका मार्केट कैपिटल।
तो जो बोलते हैं ना लार्ज कैप, ब्लू चिप, स्मॉल कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, ये क्या है? ये मार्केट कैपिटल है। मार्केट कैपिटल क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। तो एक बार स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक स्टॉक मार्केट में अपना नोट लिखो, दैट नेवर जज अ शेयर ऑन इट्स शेयर प्राइस। तो कभी आप ये मत सोचना कि देखो यार रिलायंस का शेयर एमआरएफ के शेयर सस्ता है तो रिलायंस छोटी कंपनी है। नहीं, हमें क्या करना है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। हो सकता है रिलायंस के 2000 की शेयर प्राइस है, क्वांटिटी 10 करोड़ हो सकता है, और एमआरएफ का अगर 60,000 की शेयर प्राइस है तो क्वांटिटी सिर्फ 1000 हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम कैसे जज करेंगे कंपनी बड़ी छोटी है? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटल। ये होता है मार्केट कैपिटल। आ जाओ, अब किसी भी प्राइस में इशू करें, देखो ये तो फाउंडर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्राइस रेंज में इशू करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि रवि ने इशू कर दिया कि रवि ने चूज किया कि हर्ष देखो मैं 10,000 शेयर इशू करूंगा 10 रुपए में, ठीक है? इशू हो गए, मानते हैं आईपीओ सक्सेसफुल रहा, ओवर सब्सक्राइब हो गया, आपने लॉट किया, मैंने लॉट किया, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस बन गई इस आईपीओ के बारे में, ठीक है? और हमने इस शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। जब ये शेयर लिस्ट होगा तो उसकी प्राइस कितने से स्टार्ट होगी? 10 रुपए। अब इसके बाद ये शेयर ऊपर जाए, नीचे जाए, ऐसे गोल गोल घूमता रहे, कहीं भी जाए, इसका हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट ये समझते हैं दोस्त, शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाती क्यों है? अब जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि जब हमारे स्टॉक मार्केट के सेशन होते हैं, बीएससी की तरफ से होते हैं, एनएससी की तरफ से होते हैं, या फिर कोई कॉलेज का सेशन है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों आती है? लोग बताएं मुझे क्या जवाब देते हैं? हर्ष इकोनॉमिक ग्रोथ, हर्ष कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए, अरे सर सरकार अच्छी है तो प्राइस ऊपर बढ़ जाती है, अरे सर एनवायरमेंट अच्छा है तो बढ़ जाएंगी, कोई अच्छी चीज़ हो गई बढ़ जाएंगी, घटेंगे क्यों? सर दो देशों में लड़ाई हो गई तो प्राइस नीचे आ जाएंगी, सर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो नीचे आ जाएंगी। ऐसे रीजन हजार हैं। आज को इंडिया चाइना के बीच में कुछ हो गया, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा। तो स्टॉक मार्केट ऐसा है कि यार कुछ भी हो उससे मार्केट इफेक्ट हो जाता है, और ये सब पॉइंट सही है। बट जब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है, और आप ये सब वेग बहाने दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप कान ऐसे पकड़ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कान कैसे पकड़ते हैं, और आपने ये समझ लिया ना कि प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाती है। दोस्त, हाफ द बैटल यू हैव वन, आधी जंग आप ऑलरेडी जीत चुके हो, ठीक है? ये देखो, अब सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है? हैंडराइटिंग खराब है, अवॉइड हैंडराइटिंग, बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी हम सबकी सेम है। अब सपोज मैं एक फेक सांप है, ठीक है, खिलौना सांप है, फेक है, मैं आप ऐसे फेंकता हूँ, आप क्या करोगे? ओ तेरी, आप डर जाओगे, राइट? और मैं वही फेक सांप आप पे 3 दिन बाद दोबारा फेंकता हूँ, आपका रिएक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली द सेम। और जैसे आप डरोगे मैं भी डरूंगा, एक अमेरिकन भी डरेगा, जापानीज भी डरेगा, ब्रिट भी डरेगा, एक एशियन भी डरेगा, ऑस्ट्रेलियन भी डरेगा, क्योंकि हम सबकी ह्यूमन साइकोलॉजी एकदम सेम है। तो पार्ट नंबर 1 ये है। अभी आई नो कंफ्यूजन होगा, बट जस्ट लिसन टू मी, ये सब डॉट्स कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद ऐसा समझाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब सेकंड पॉइंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोबारा। सेकंड पॉइंट आता है द मार्केट प्राइस। अब जब मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आपके घर कितने रुपए का है? अब आपके दिमाग में ना एक फिगर आ गया होगा, हो सकता है वो आप बोलोगे हर्ष मेरा घर बिकेगा अगर मैं बेचूंगा तो 1 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 20 लाख, कुछ भी हो सकता है वो फिगर। बट आपके दिमाग में एक फिगर आ गया है कि मैं घर बेचूंगा तो इस प्राइस में बेचूंगा, सही बात है। अब मैं मानता हूँ कि वो फिगर है, मैं नया पेज खोल लेता हूँ, वो फिगर है 50 लाख का। आप बोलोगे हर्ष अगर मैं घर बेचूंगा ना मेरा घर कितने का बिकेगा? 50 लाख। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 50 लाख किसने डिसाइड किया है? ये क्या सरकार ने डिसाइड किया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, या स्टेट सरकार ने डिसाइड किया है, या आपके डीडीए एमसीडी ने डिसाइड किया है, या आरडब्ल्यू ने डिसाइड? ये प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? सोचो। सिंपल आंसर क्या है? जब अगर सपोज मुझे अपना घर बेचना है, मैं किसके पास जाऊंगा? अपने प्रॉपर्टी ब्रोकर। मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर में जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ी सी चाय पीऊंगा पहले और बिस्कुट खाऊंगा जो हर प्रॉपर्टी ब्रोकर ऑफिस में होता है। उसके बाद बोलूंगा सर मुझे अपना ये फ्लैट बेचना है, कितने का बिकेगा? तो प्रॉपर्टी ब्रोकर मुझे क्या बोलेगा? सर आपके पड़ोस वाला फ्लैट अभी 50 लाख में बिका है, तो मेरी मार्केट प्राइस क्या हो गई? 50 लाख। तो मार्केट प्राइस है क्या? स्क्रीन पे देखो, मार्केट प्राइस है द एलटीपी। एलटीपी क्या होता है? एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सिंपल, जिस प्राइस में लास्ट सौदा होता है उसको बोलते हैं एलटीपी, उसको बोलते हैं द मार्केट प्राइस। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, मेरे फ्लैट का रेंट है 40,000। अब अभी 2-3 महीने पहले किसी ने हमारे फ्लैट के ऊपर फ्लैट एक रेंट पे लिया और उसका वो पे करें 50,000। मेरे पापा बोल रहे हैं यार देखो रेंट का कितना बढ़ गया। तो मैंने पूछा कि पापा हम तो 40,000 पे कर रहे ना, बट वो बोलते हैं हर्ष ऊपर वाला 50,000 में आ गया है। इसका मतलब क्या है? रेंट का मार्केट रेट क्या हो गया है? 50,000। तो कल को हमारा किराएदार हमसे क्या बोलेगा कि सर मेरे पैसे बढ़ाओ,
आप समझो मार्केट रेट क्या है। इसलिए आपने देखा होगा जब आपके घर के आसपास की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपके पापा बड़े खुश हो जाते हैं, आप बड़े खुश हो जाते हो। जब रेंट ऊपर या नीचे आता है आप बड़े खुश या दुखी होते हो, जैसे आपकी सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि वो है मार्केट प्राइस। क्लियर? मार्केट प्राइस क्लियर है? ब्रिलियंट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, आ जाओ स्क्रीन पे। थर्ड कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बायर और सेलर का। ठीक है, अभी तक क्या है? ह्यूमन साइकोलॉजी क्लियर, मार्केट प्राइस क्लियर। अब मैं बात करता हूं बायर और सेलर। बायर और सेलर क्या है? अब सपोज अगर मुझे ये पेन खरीदना है, ठीक है, इसका बेस्ट बायर कौन है? आप ये पेन बेच रहे हो, मैं हूं, आदित्य है, इसका बेस्ट बायर कौन होगा? मैं बोल रहा हूं मैं इस पेन के दूंगा 50 रुपए, आदित्य बोल रहा है वो उस पेन के देगा 60 रुपए, आप किसको बेचोगे? 60 रुपए। तो बेस्ट बायर कौन हुआ? जो सबसे ज्यादा कीमत देने को रेडी है, बेस्ट बायर। डन। अब आते हैं सेलर। बेस्ट सेलर कौन है? बेस्ट सेलर वो है जो आपको सबसे सस्ते में बेचेगा। तो अगर सपोज मुझे ये पेन खरीदना है तो मैं जाऊंगा 6 दुकानों में, सबसे नेगोशिएट करूंगा, जो भी सबसे सस्ते में पेन देगा मैं उसी से खरीदूंगा। ठीक, तो ये मार्केट में बेस्ट बायर बेस्ट सेलर कॉन्सेप्ट समझ गए। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में शेयर की ना कोई एमआरपी नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? बायर और सेलर यहाँ पे लगते हैं बिडिंग। ठीक है, इतने में खरीदा, इतने बेचा। आपने देखा बिडिंग कैसे होती है? यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है बट हर चीज डिजिटल फॉर्मेट में होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप देखोगे 2 डब्बे होंगे व्हेन यू बाय रियल स्टॉक मार्केट में, व्हेन यू बाय एंड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बायर सेलर, यहाँ पे आएगा प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। अब बेस्ट बायर कौन है? जो सबसे ज्यादा अब खरीदने को रेडी है। तो ये बायर बोलेगा देखो बॉस, मैं शेयर, इसी शेयर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोलेगा कि देखो यार मैं ये शेयर खरीदने को रेडी हूँ 15 रुपए में, 15 रुपए में शेयर खरीदने को रेडी हूँ, XYZ क्वांटिटी। ये बोल रहा है नहीं मैं तो दूंगा सिर्फ 14 रुपए, XYZ क्वांटिटी। ये बोल रहा है नहीं मैं तो दूंगा 13 रुपए 20 पैसे, XYZ क्वांटिटी। ऐसे कर करके क्वांटिटी लग जाएंगे। एंड अगेन 15 रुपए 14 रुपए बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस एक्चुअल मार्केट में 50-50 पैसे का भी होता है, बट अगेन उस पर फोकस मत करो, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो। ठीक है, अब आता है सेलर। बेस्ट सेलर कौन है? जो सबसे सस्ते में देने को रेडी है बॉस। तो सबसे यहाँ पे होगा, ये बोलेगा कि देखो भाई मैं तो अपना शेयर बेचना चाहता हूँ 17 रुपए में, XYZ क्वांटिटी। ये सेलर बोलेगा नहीं मैं तो बेचूंगा अपना 17 रुपए 80 पैसे पे, XYZ क्वांटिटी। ठीक है, ये बोलेगा नहीं भाई मैं तो अपना शेयर बेचूंगा 20 रुपए में, जो भी XYZ क्वांटिटी। अब होता क्या है? ये हमारे सौदे लगे हुए स्टॉक मार्केट में, रियल टाइम आप बता रहा हूँ मार्केट काम कैसे करता है। अब ये मानते हैं कि चलो यार मुझे कंपनी के शेयर मेरे पास है, मैं मानता हूँ मुझे शेयर बेचना है। मैं बोलूँगा यार देखो मुझे शेयर मेरा दम नहीं लग रहा, मुझे बेचना है। मानते हैं मुझे बेचना है, तो मैं क्या बोलूँगा एज अ सेलर? ठीक है यार मैं ये शेयर 15 रुपए में बेचने को रेडी हूँ, XYZ क्वांटिटी। 15 पे बायर खड़ा है, 15 पे सेलर खड़ा है, ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। अब LTP क्या हो गई? लास्ट रेट प्राइस क्या हो गई? 15। तो शेयर प्राइस क्या हो गई? 15 रुपए। आप समझो स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है। अब स्क्रीन शेयर करना हटाओ, सिंपल है बहुत। स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है? सेंटिमेंट पे। शॉर्ट रन में हमेशा सेंटिमेंट पे ही मूव करेगा स्टॉक मार्केट। कैसे? अब एक कंपनी की न्यूज आ गई कि यार इस कंपनी में स्कैम हो रहा है, हम सबके पास शेयर है, ह्यूमन साइकोलॉजी सबकी सेम है, सबकी हालत टाइट। हम क्या बोलेंगे? अरे भाई बेचो बेचो बेचो। अगर 100 रुपए का शेयर है, मैं बोलूँगा एक काम करें मुझसे 99 में ले ले। आप बोलोगे 99 छोड़ मैं 95 में बेचने को रेडी हूँ। कोई और बोलेगा 95 छोड़ मैं 90 में बेचने को रेडी हूँ। तो बेस्ट सेलर कौन हुआ? 90 वाला। बायर किससे खरीदेगा? 90 की प्राइस से। LTP क्या हो गई? 90। शेयर प्राइस कितनी नीचे आ गई? 90 तक। सिंपल। अब देख रहे हो स्टॉक मार्केट्स ऐसे मूव करता है। इसको समझ गए तो यू हैव अंडरस्टूड द हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं उस आदमी की जिस आदमी का जिस लेवल पे स्वैग था अपने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ना किसी का हुआ है और मुझे नहीं लगता क्या किसी का होगा। और वो आदमी के बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ही इज नन अदर देन, रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता। हाँ, अब आपने इनके बारे में मूवी देखी होगी या कोई वेब सीरीज देखी होगी तो आपको 90% चांस है कि आपको आइडिया होगा कि हर्षद मेहता कौन है, क्या किया था, क्या हुआ था, हर चीज़ आपको आइडिया होगा। अब मैं आपको बताऊं तो दोस्त एग्जैक्टली हुआ क्या था, इसकी पूरी केस स्टडी लेते हैं। अब हर्षद मेहता ने 4 से 5 हज़ार करोड़ का स्कैम किया था इन 1992। तो आप समझो 4-5 हज़ार करोड़ की उस समय वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इन्फ्लेशन को ले लूँगा तो मतलब वो अलग ही ले पाएगा। वो पैसे शायद वो दिल्ली में इन्वेस्ट करते तो आधा साउथ दिल्ली पूरा वो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली वो किंग और रियल एस्टेट भी बन जाते वो। ठीक है, बट कमिंग बैक टू सिचुएशन, अब हुआ क्या था। अब जैसे आपने वेब सीरीज या मूवी में देखा होगा, हर्षद मेहता बिकॉज हमारा सिस्टम फ्लॉट था, उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रहा था, वो बैंक के बीच में थे, बैंक से बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा था। उन पैसों से वो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने लग जाते थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता था? अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब जस्ट इमेजिन एक आदमी के पास इतना सारा पैसा है, तो अगर ये बाय और सेलर आपको दिख रहा है, अब सपोज वो LTP बढ़ाते गए। कैसे? 15 रुपए में 1 लाख क्वांटिटी है, इसका मतलब पूरा खरीदने के लिए कितना चाहिए? 15 लाख। हर्षद मेहता के पास पैसे थे बॉस, उन्होंने क्या बोला? ठीक है दोस्त
खरीद लिया। फिर 20 रुपए में 2 लाख सेलर खड़े हैं, मतलब 40 लाख खरीद लिया। 35 रुपीज के सेलर खड़े हैं, खरीद लिया। 100 पे खड़े हैं, खरीद लिया। 200 पे खड़े हैं, खरीद लिया। खरीदते 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 वो इतना वो शेयर खरीदते गए जो आप और मैं नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वो शेयर प्राइस 10 रुपए से सीधा कितनी पहुंच गई, 1000 रुपए। तो आप देख रहे हो एलटीपी कैसे मूव करती है। अब जब पीक में पहुंचे, अब जब 1000 रुपए शेयर मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हमें क्या लगा, यार मार्केट तो बढ़ ही जा रहा है, मार्केट तो गिर रहा। मुझे लगा, आपको लगा, पड़ोस वाले को लगा, सबको लग गया मार्केट गिर रहा, जिसमें स्टॉक मार्केट में जो मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी का बात बताया था। इस समय जैसे हमने वेब सीरीज में देखा होगा, लोगों ने अपने घर बेच के मार्केट्स में पैसे डाल दिए, ज्वेलरी को गिरवी रख दिया। और एक इंडियन फैमिली में ना कोई अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखता, वो जब गिरवी तब रखते हैं जब एकदम ही लास्ट प्रायोरिटी हो जाए। वो भी गिरवी दी, सबने पैसे कर दिए, सबके सब स्टॉक मार्केट में सबने पैसे डाल दिए। क्यों? सबको था यार मार्केट्स तो कभी नीचे गिरेंगे ही नहीं। अब जैसा आपने वेब सीरीज में देखा होगा या कि मूवी देखा होगा, एक पॉइंट में जब हर्षद मेहता का ये स्कैम पकड़ में आने लगा कि ये एक बहुत इरेगुलर प्रैक्टिस है, फिर हर्षद मेहता के पैसे ब्लॉक हो गए, उनके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे, इस चक्कर में ये स्क्रीन पे दोबारा देखो, शेयर नीचे 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 एंड द मार्केट्स कंप्लीटली क्रैश्ड। तो सबसे पहली चीज, क्या हर्षद मेहता हीरो थे, लेजेंड थे? आई वुड से ही वाज नॉट अ हीरो, लेजेंड वो थे। उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को डिफाइन किया है। वो थे जो 1992 में हिंदुस्तानी को बताया था स्टॉक मार्केट्स होता क्या है। ठीक है, जब वो घुसते थे ना, और जब वो किसी टायर भी यूज करते थे, कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर लेते थे या पेट्रोल पंप से वो भरा लिया, उस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर बढ़ जाता था। इस लेवल पर उनका स्वैग था। मेरे पापा मुझे बताते थे हर्षद मेहता से स्टाइलिश आदमी कोई नहीं था उस टाइम पे, राइट? तो स्वैग उनका अलग लेवल पे था, बट क्या वो हीरो हैं? नहीं। आपको आइडिया नहीं कितने लोगों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर की खो दी, कितने लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया था उस चक्कर में। तो लेजेंड है, बट ही इज नॉट अ हीरो। अब इसके बाद क्या हुआ? सेबी फॉर्म हुई। सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप समझते हैं ये सेबी होता क्या है? अब सेबी को समझने के लिए ना, उससे जरूरी क्या है, हम समझे सेबी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप मुझे खुद सोचिए, बताओ सेबी क्यों है, क्या फायदा है सेबी का? मतलब अगर हर्षद मेहता की सिचुएशन में, हर्षद मेहता के स्कैम में लोग अपने लाखों हार गए, उस टाइम के लाखों हार गए, हजारों हार गए, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? आप खुद सोचो। अगर सपोज अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मेरा नुकसान हो गया, तो क्या यहाँ का चीफ मिनिस्टर की दिल्ली का बोल पड़ेगा, सर हर्ष आपको नुकसान हो गया, प्लीज पैसे ले लो? नहीं। तो सरकार स्टॉक मार्केट में क्यों इतना चिंतित है? खुद सोचो और लॉजिकली सोचो। मैं ना एकदम बेसिक फंड क्लियर करूंगा, सो दैट आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब आप बोल सो कि हर्ष बिकॉज इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इकोनॉमी कैसे खराब होगी? सरकार को टैक्स से मतलब है, टैक्स हम नहीं तो हर्षद मेहता पे कर रहा है, तो टैक्स तो इकोनॉमी में ही है, पैसा तो इकोनॉमी में है, तो इकोनॉमी का फायदा नहीं है। अगेन मैं आपको बड़ी रियलिस्टिक बात बताता हूँ, हम रह रहे हैं इंडिया में। इंडिया में व्हाट डू यू थिंक सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी डेमोक्रेसी में व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? द मेन ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, वोट। जनता के वोट चाहिए। अब आप खुद सोचो, अभी स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, 1992 में तो कोई भी नहीं करता होगा, मतलब शायद 0.51% होगा। तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है? वोट तो उनको मिल ही रहे हैं, तो क्यों इतना वो पैसा और टाइम खर्च करके दिया मेकिंग सेबी टू मेक श्योर कि दोबारा ऐसा प्रॉब्लम ना हो? क्यों? इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब लेते हैं एक अमेरिकन और एक इंडियन। ठीक है, अमेरिकन इंडियन। अब आप मुझे बताओ किसका लाइफस्टाइल बेटर है, कि अमेरिकन का, इंडियन का? किसकी जिंदगी ज़्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स एक एवरेज अमेरिकन की जिंदगी मच बेटर है। क्यों? उसके पास हेल्थ केयर है, सरकार उसकी ख्याल रखती है, कुछ इशू हो तो सरकार हेलीकॉप्टर भेज देती है, एम्बुलेंस भेज देती है। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ तो एटलीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ऐसा क्यों है? लॉजिकली सोचो, क्यों? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है और हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास कम पैसा है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्सेस से। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसलिए अमेरिकन सरकार के पास ज़्यादा पैसे हैं। सिंपल हिसाब है। अब मुझे इस चीज़ का जवाब सोचो, एक एवरेज अमेरिकन एक एवरेज इंडियन से ज़्यादा क्यों कमा रहा है? और हर बार ऐसा होता है कि एक डेवलप्ड कंट्री में पीपल आर अर्निंग मच मोर, डेवलपिंग में दे आर अर्निंग लेस, एंड अंडर डेवलप्ड में दे आर अर्निंग वेरी वेरी लेस। इसका ना जवाब सिंपल है, कंपनीज। अ बिग कंट्री बिकम्स ग्रेट बाय कंपनीज। एक जो देश महान होता है ना, वो महान कैसे होता है? उसकी कंपनी से महान होता है। KFC, कोका कोला, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ये सब क्या है? सब अमेरिकन है। आप खुद देखोगे, हमारा फैशन से हमारा खाना पीना से हमारी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ अमेरिकन है। जितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, नौकरियां उतनी ज़्यादा मिलेंगी, नौकरियां जितनी ज़्यादा मिलेंगी, सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आप देखोगे डेवलप्ड कंट्री में हमेशा लोग ज़्यादा क्यों कमाते हैं? हमेशा हम इंडियंस दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों ना जाना चाहते हैं? वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कंपनी ज़्यादा है। तो एक देश जो महान देश होता है ना, वो बनता है कंपनी से। आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूँ, यूएस में कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो न्यूज़ में BBC में फ्रंट हेडलाइन में आ जाएगा, राइट? सीरिया में हो रहा है, वो क्यों नहीं आता न्यूज़ में?
वो तो हमें पता भी नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसे कितने केस हो रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ में क्यों नहीं आते। बांग्लादेश में होते क्यों नहीं आती न्यूज़, नेपाल में होते क्यों नहीं आती न्यूज़ में, बिकॉज उन कंट्रीज में अभी इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं है, वो बन रही हैं विद टाइम, बट अभी नहीं है। इंडिया, वाई इज इंडिया न्यूज़ में क्यों आता है इंडिया, क्यों? बिकॉज हमारे पास क्या है, टाटास, रिलायंस, अंबानीस, ठीक है, बिरलास, एयरटेल, महिंद्रास, मतलब हैंडफुल तो कंपनीज तो हैं, और ये कंपनीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सोचो, कोई भी कंपनी जब शुरू करती है, उस कंपनी को पैसे कहाँ से मिलते हैं? याद है जो हमने पहले कवर किया था, यहाँ पे जो भी कंपनी शुरू करती है उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं? स्टॉक मार्केट्स। अब अगर आपका स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता स्कैम, क्या आप कभी स्टॉक मार्केट से दोबारा पैसे डालोगे? क्या कोई और अजीम प्रेम जी विप्रो ऐसी कंपनी खड़ी कर पाएगा स्टॉक मार्केट से पैसे उठा के? क्या कोई और धीरूभाई अंबानी स्टॉक मार्केट से पैसे उठा के लाखों लोगों को इस देश में नौकरियां दे पाएगा? नहीं। दैट इज वाई स्टॉक मार्केट्स इतना ज़रूरी है। मतलब अगर मेरी पूरी बॉडी इकोनॉमी है ना, जो मेरी बॉडी के अंदर खून दौड़ रहा है वो है स्टॉक मार्केट। अब मेरा कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो मेरे खून से लिंक ना हो, इनडायरेक्टली है। ये जरूरत है स्टॉक मार्केट से, इसलिए सेबी पिक्चर में आया है कि दोबारा आपके साथ हर्षद मेहता से धोखा ना हो जाए और आपका भरोसा स्टॉक मार्केट से उठ ना जाए। ठीक है, आ जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब आप देखोगे सेबी फॉर्म हुआ था इन 1992। ये फंडा क्लियर हो गया। सेबी का मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर पाए, जैसे हर्षद मेहता ने किया था। ठीक है, आई होप आपको अभी तक सब कुछ क्लियर है। नहीं है तो प्लीज रिवाइंड करो, दोबारा देखो, बट ट्रस्ट मी इस वीडियो के बाद सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, सेबी। अब सेबी के नीचे सबसे पहले क्या आते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स। अब यू माइट आस्क कि हर्ष, क्या मैं डायरेक्टली शेयर खरीद लेता हूं? मुझे ब्रोकर की जरूरत है? ब्रोकर की जरूरत है। क्यों? सेबी ने रूल्स और रेगुलेशंस इन ब्रोकर्स को समझा रखे हैं, वो हम सबको नहीं समझा सकते। तो ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम मार्केट्स के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें, इसलिए ब्रोकर्स की सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं, ऑल डिस्क्राइब्ड बाय सेबी। अब ब्रोकर के आप क्या खोलते हो? ब्रोकर के आप खोलते हो डीमैट अकाउंट, और अब ब्रोकर के आप खोलते हो ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप बोलोगे कि हर्ष, खोलने के लिए क्या चाहिए? खोलने के लिए आपको 18 साल का होना चाहिए, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, और आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कहीं भी खोल सकते हो। एंड अगेन, किसी भी ब्रोकर पे खोल देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिक्के बताने की कोशिश मत करना, जो ब्रोकर अच्छा लग रहा है उस ब्रोकर में खोलो और शुरू करो। शुरू करना इंपॉर्टेंट है। जब आपका पैसे बहुत बड़े हो जाएंगे तब आप सोच सकते हो कि मैं इस ब्रोकर पे जाऊँ, उस ब्रोकर पे जाऊँ, क्योंकि तब जो आपकी ब्रोकरेज बचेगी वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। बट जब पोर्टफोलियो छोटा है तो क्या इसमें इतनी टेंशन लेना कुछ सिक्के बचाने के चक्कर में? ठीक है। एंड अगेन, स्टॉक ब्रोकर्स का काम क्या है? ये एक इंटरमीडियरी है, इंटरमीडियरी बिटवीन यू एंड द एक्सचेंज। इंटरमीडियरी कि आप शेयर जिसके थ्रू खरीदते हो। आप ब्रोकर को बोलोगे 100 रिलायंस के शेयर चाहिए, ब्रोकर जाएगा 100 रिलायंस के शेयर आपको खरीद के देगा, खत्म। ब्रोकर का काम आपको एडवाइस देने का नहीं है, ब्रोकर का काम आपको टिप देने का नहीं है। ब्रोकर का काम है बस आपके लिए वो दलाली करना, जो हम इसको दलाल स्ट्रीट में मुंबई में यही भाषा होती है। दलाली क्या करता है? दलाली खाना मतलब ब्रोकरेज खाना। ठीक है, दैट इज इट। ठीक, स्टॉक ब्रोकर क्लियर हो गया। इसके बाद आता है एक्सचेंज। अब हिंदुस्तान में कौन सी दो एक्सचेंजेस हैं? इंडिया में है NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज दो दुकानें हैं। ठीक है, अब सपोज एक बिग बाजार है, एक रिलायंस फ्रेश है। ठीक है, दोनों में भर भर के सामान मिल रहा है। अब मैं पेप्सी की बोतल बिग बाजार से ले आऊँ, रिलायंस फ्रेश से ले आऊँ, कुछ फर्क पड़ता है तो वो कोका कोला की है, तो वो पेप्सी को की ब्रांड, तो कहीं से भी ले आओ, फर्क क्या पड़ता है? कुछ भी। तो ये दो दुकानें हैं, जिस दुकानों में जाके लेने हैं वहाँ जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाला एक्सचेंज है। और थोड़ी टेक्नोलॉजी बोलते हैं NSE में थोड़ी बेटर है, बट आप शायद BSE से खरीदो, NSE से खरीदो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे BSE बोलूँ, NSE बोलूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो दुकानें हैं, कहीं से भी खरीद लो, प्रोडक्ट अल्टीमेटली उस कंपनी का ही है। डन। एक्सचेंज। अब इसके नीचे आता है इंडेक्स। नाउ व्हाट इज एन इंडेक्स? सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन सी दो इंडेक्सेस हैं? NSE की इंडेक्स क्या है? NSE की इंडेक्स है निफ्टी 50, और BSE की इंडेक्स में थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, वो है सेंसेक्स 30। ठीक है, इंडेक्स। अब हर देश की बड़ी इंडेक्सेस होती हैं। US की क्या है? S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक। जर्मनी की क्या है? डैक्स। जापान की क्या है? निकी। हांगकांग की क्या है? हैंग सेंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो मैटर करती हैं। इंडिया की क्या है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। अब इंडेक्स होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक हो गया निफ्टी 50, एक हो गया सेंसेक्स 30। ठीक है, अब जैसा नाम बोल रहा है, निफ्टी 50 में है 50 कंपनीज, 30 प्लस 20 कंपनीज। सेंसेक्स में कितनी है? 30 कंपनीज।
तो ब्रॉडली ये मेन 30 कंपनीज दोनों की सेम ही हैं, इसलिए आपको दिखेगा निफ्टी सेंसेक्स हमेशा एक साथ ही मूव करती हैं, ठीक है। निफ्टी ज़्यादा शेयर्स का एवरेज है, सेंसेक्स कम शेयर्स का एवरेज है, बस टेक्निकली ये टॉप शेयर्स का वेटेड एवरेज होता है। अब आप पूछोगे हर्ष टॉप शेयर्स मतलब जो सबसे महंगे हैं? नहीं, टॉप शेयर्स मतलब जिनका मार्केट कैपिटल हाईएस्ट है। मार्केट कैपिटल क्या होता है, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि मार्केट कैपिटल रवि के केस में क्या था, 1 लाख रुपए, ठीक है, जो मैंने आपको यहां भी समझाया था, ये क्या था, दिस इज द मार्केट कैपिटल। सो सिंपली मैं दोबारा दोहराता हूं, ये क्या है, जिस कंपनीज के टॉप मार्केट कैपिटल हैं वो कंपनीज इधर लिस्ट होती हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। खत्म, निफ्टी में 50, सेंसेक्स में 30। अब मैं स्क्रीन हटा रहा हूं। अब बात करते हैं यार कि हर्ष ये निफ्टी सेंसेक्स क्यों चाहिए, हमें जरूरत क्या इसकी, जरूरत क्यों है? अगर मुझे शेयर बाजार देखना है कि शेयर बाजार कहाँ जा रहा है, तो क्या मैं हर कंपनी खोल खोल के एक शेयर प्राइस देखूंगा और उनकी वेटेड एवरेज निकालूंगा? नहीं। तो इसलिए इंडेक्स होता है जो इंडिया में है निफ्टी और सेंसेक्स। अगेन यू प्रेफर निफ्टी, यू प्रेफर सेंसेक्स, यू प्रेफर बीएसई, यू प्रेफर एनएसई, यू गो टू एनी रैंडम ब्रोकर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्शन लेने से फर्क पड़ता है कि प्रैक्टिकली सब सेम ही आ जाता है। जैसे मैं डैड से पूछा था कि पापा निफ्टी का फर्क क्या पड़ता है, और मेरे ये मुझे पापा ने मुझे 8th 9th में ऐसे समझाया था, जो मैं आज तक नहीं बोला, मैं भी आपको वैसे ही समझाऊंगा। एक बहुत बड़ी कहावत है, इज दैट एक समुंदर में जो बड़े जहाज होते हैं ना, wherever the ships move the waves follow, जहां भी बड़े जहाज चल पड़ते हैं समुद्र की लहरें वहीं उसी की तरफ हो जाती हैं। अब स्टॉक मार्केट्स, आंखें बंद करो, स्टॉक मार्केट्स क्या है, एक बहुत बड़ा समुंदर है जहां पे बहुत सारी शिप्स हैं, और जो शिप्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, टाइटैनिक की साइज की हैं, वो शिप्स का लार्जेस्ट मार्केट कैपिटल है, फिर छोटी शिप है, फिर और छोटी शिप है। तो आप समझो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल शिप्स हैं और बोट्स हैं इन द सी, उस समुद्र में। Wherever the big ships move, the waves follow. जहां सारी बिग शिप्स चल पड़ती है ना, स्टॉक मार्केट की वेव्स उधर हो जाती हैं, और उस वेव्स के साथ जो छोटी छोटी बोटें वेव से आगे बढ़ जाती हैं, या कुछ बोट्स वेव से क्लैश करके खत्म हो जाती हैं। तो निफ्टी सेंसेक्स हमें क्या दिखाता है, हमें सिंपली दिखाता है कि स्टॉक मार्केट की लहरें किस तरफ जा रही हैं और कुछ नहीं। तो ये जब होता है ना, जो लोग मुझे बोलते हैं अरे हर्ष निफ्टी ऑल टाइम है, तुम तो बड़े पैसे कमा रहे होगे, ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। क्यों? हो सकता है कि जो निफ्टी की एवरेज है मेरे पास उसके शेयर उसके कम वाले हो, या हो सकता है मेरे पास शेयर उसके और भी ज़्यादा वाले हो, या उसकी रेंज में हो, ठीक है। सो निफ्टी सेंसेक्स क्या है, इट्स जस्ट अ वेटेड एवरेज। तो अभी तक थोड़ा रिकैप करते हैं, हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। सबसे पहला स्टॉक मार्केट क्या होता है, हमने एग्जाम्पल लिया, आईपीओ समझा, मार्केट कैप समझा, शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है, सेबी, एनएसई, निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक ब्रोकर का रोल क्या है, रेलेवेंस क्या है, इंडेक्स क्या होती है, हर्षद मेहता की केस स्टडी ली। दोस्त यही है छोटी सी दुनिया स्टॉक मार्केट्स की। अब ये समझ गए ना, यू हैव वन हाफ द बैटल। इसी दुनिया में सब आते हैं, कोई लोग उसको दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, कुछ लोग उसको वॉल स्ट्रीट बोलते हैं, एंड दिस इज द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे लोग आते हैं अपना लक आजमाने के लिए और पैसे कमाने के लिए और अमीर होने के लिए। मैं भी इसीलिए आया हूँ, मुझे यकीन है आप भी इसीलिए आए हो। ये क्लियर हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक मार्केट्स आइडिया पड़ गया है स्ट्रक्चर क्या होता है। अब दोस्त आगे समझते ये हैं, इज दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, कौन सी स्टडीज होती हैं, करियर ऑप्शंस कौन से हैं, बेसिकली आप स्टॉक मार्केट्स में शुरुआत कैसे करो, इसका जवाब अब मैं आपको देता हूं। सबसे पहली चीज़, बहुत टाइप के ट्रेडर होते हैं। देयर इज स्कैल्पिंग बोलते हैं, फिर इंट्रे ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है, पोजिशन ट्रेडर होता है, वैल्यू इन्वेस्टर होता है, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। बहुत टाइप की सिचुएशन है, इनमें से बेस्ट कौन सा है? कोई बेस्ट नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए काम करिए, कोई चीज़ मेरे लिए काम करिए। तो एक बेस्ट चीज़ ढूंढना बंद कर दो। आपका सोल्यूशन क्या है? आपको इन सब को एक्सप्लोर करना है और आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या बैठता है। स्टॉक मार्केट्स ना आपके लिए कोई सट्टा जुआ नहीं है जिसमें एक दिन में अमीर होना है, ऐसा नहीं है बॉस। स्टॉक मार्केट्स आपका साइड बिजनेस है, बिजनेस उसमें करोगे ना पूरा देख दाख के कि बेस्ट क्या है, ये है आपका स्टॉक मार्केट। चाहे आप कुछ भी करो, स्टॉक मार्केट्स आपका साइड बिजनेस रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। चाहे आप उसको करियर बनाओ ना बनाओ, आपकी मर्जी है। अब आती है सेकंड चीज, कौन कौन सी टाइप की स्टडीज हैं? जो दो मेन टाइप की स्टडीज आती हैं, एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस, जो हमने देखे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्राइस, वॉल्यूम्स, इंडिकेटर्स, ये हैं जो चार्ट दिखते हैं सब रंग बिरंगे, वो है। उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, सारे फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना, ईपीएस, इंटरेस्ट कवरेज, पीई, पीईजी और हजारों ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या बेटर है? लोग पूछते हैं अरे हर टेक्निकल बेस्ट है, कोई बोलता है अरे हर टेक्निकल तो बकवास है, फंडामेंटल बेस्ट है। ये गलतियां लोग स्टॉक मार्केट करते हैं, ये मैं आपको करने ही नहीं दूंगा। ये गलती है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप बोलोगे यार ये बेस्ट है वो बेस्ट है। क्यों? आपने ट्राई किया है? एक बात समझो, किसी को नहीं पता स्टॉक मार्केट में कल क्या होगा, इवन वॉरेन बफेट को भी नहीं पता मार्केट्स में कल क्या होगा, बिकॉज नोबडी कैन नो। तो सबसे पहला स्टॉप ट्राइंग टू थिंकिंग किया स्टॉक मार्केट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको बेस्ट इंडिकेटर मिल गया, बेस्ट फॉर्मूला मिल गया, बेस्ट चीज मिल गई तो आप आंसर करो। ऐसा कुछ बेस्ट है ही नहीं। कुछ होता
तो लोग सब बिलियनर होते हैं, सबसे पहली चीज़। इसलिए स्टॉक मार्केट को रिस्की बोलते हैं, क्यों रिस्की है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। इसको हम हेल्प कर सकते हैं, और हर टेक्निकल टूल, हर फंडामेंटल टूल का कोई एडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है। कोई ऐसा टूल नहीं है जो 100% फुल प्रूफ है, अगर वो होता तो सबके सब बिलियनर्स होते। अब इसमें आप आगे बढ़ते हो, मैं आपकी ऐसे मदद करता हूँ। मेरा एक पूरा स्टॉक मार्केट कोर्स है जहाँ पे मैं आपको सारे टाइप की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ट्राई करूँगा। आपको दोनों फंडामेंटल टेक्निकल पढ़ाऊंगा, सो दैट आप एक्सप्लोर कर पाओ और आप देख पाओ आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो दोस्त, लिंक उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन में नीचे है, उसको ज़रूर देखना। इससे आगे बात करते हैं कि आप बोलोगे हर्ष चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ट्रेडिंग टाइप भी ठीक है और फंडामेंटल टेक्निकल भी चलो दोनों कर लूँगा, बट करियर कैसे बनाऊँ? आई वॉन्ट टू मेक अ करियर इन स्टॉक मार्केट। मुझे करियर बनाने कैसे बनाऊँ? अब दोस्त, saying that you want to make a career in stock market is like saying कि आप बोलो कि आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है। स्पोर्ट्स में, अब स्पोर्ट्स में आप क्या बनना चाहते हो? आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आप क्लब खोलना चाहते हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स टीम को फंडिंग करना चाहते हो, आप पिच बनाना चाहते हो, आप पिच अपनी मेंटेन करना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स को टीवी में टेलीकास्ट, आप क्या करना चाहते हो? मतलब टेलीकास्ट कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सेइंग कि आपको करियर स्टॉक मार्केट्स में बनाना है, ये सेंस ही नहीं है, बिकॉज वहाँ स्टॉक मार्केट में इतनी चीज़ें हैं यार। वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, ब्रोकरेज है, एडवाइजरी है, टेक्निकल कॉल्स है, इन्वेस्टमेंट है, मतलब भरी हुई हैं चीज़ें। तो क्या करना है? तो अगर आप ये बोलोगे कि यार मुझे से स्टॉक मार्केट करियर बनाना है, बताओ हर्ष कैसे, तो अगेन आई एम सॉरी, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट्स एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वो गलती आप मत करना। वैसे ये गलती जो सब करते हैं, मैं तो आपको ज़िंदगी में करने नहीं दूंगा ये गलती कि बस मार्केट में घुस गए, डाल दिए पैसे, बर्बाद हो गए, वापस आ गए। नहीं, स्टॉक मार्केट्स आपका बिजनेस है एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, आपका साइड बिजनेस है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब आप ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपको क्या सूट नहीं कर रहा है। करियर, आप मार्केट्स एक्सप्लोर करो और फिर आप देखो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर उस चीज़ में आप जॉब लो, फिर उस चीज़ में आप देखोगे जॉब लेने के लिए मुझे क्या डिग्री चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे करके आगे बढ़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम डिग्री कर ली और बैठे नहीं कि भैया जॉब नहीं मिल रहा। ये गलती सब करते हैं और ये मैं आपको करने ही नहीं दूंगा। अब आ गया है एक और केस स्टडी का टाइम। केस स्टडी हम किसकी लेंगे? ऑफ मिस्टर वॉरेन बफेट। सर वॉरेन बफेट जो स्टॉक मार्केट्स के पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड लेजेंड हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में एंटर कर रहे हो ना, तो मैं जानता हूँ आप बहुत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, शायद मैं भी इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में ही फॉलो करता हूँ अब। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, अच्छी बात है, आप उनको फॉलो करो, बट यू शुड ऑल्सो फॉलो द राइट पीपल, मतलब जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जैसे राकेश झुंझुनवाला, जैसे पीटर लिंच, हावर्ड मार्क्स, चार्ली मंगर, देन जॉर्ज सोरोस, वॉरेन बफेट, विजय केडिया, मनीष पबरा। यू हैव टू फॉलो द राइट पीपल ऑल्सो। ये सब इंटरनेट में है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई फॉलो नहीं करता है। एंड ट्रस्ट मी, बताऊँ, अभी जब मैंने नाम लिया ना, एक दिन मेरा भी नाम उनके साथ आएगा और उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ये मेरा एरोगेंस नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। मेरा आदित्य का ड्रीम है कि जो गोयला का नाम है ना, चार्ली मंगर, हावर्ड मार्क्स, पीटर लिंच के बीच में एक नाम एक और आएगा, हर्ष आदित्य गोयला का, बिकॉज आई एम गोइंग टू रीच द टॉप 50 इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं चाहे वो 65 में करूँ, 85 में करूँ, 95 में करूँ, मुझे नहीं पता, बट वहाँ तो मैं पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा। कैसे ये भी नहीं पता, बट पहुँचूंगा जरूर। एंड या सो बहुत बार, जैसे अगेन आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत बार क्या होता है, लोग नीचे कमेंट देंगे, सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो, सर आप मेरे हीरो। यार देखो, मुझे इंस्पिरेशन मत मानो, मुझे हीरो मानने की भी तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे 50 कदम आगे हूँ, तो आपको लग रहा है कि मैं तो दुनिया जहान हूँ, बट आपका टारगेट मैं नहीं हूँ, आपका टारगेट है वॉरेन बफेट। मेरा खुद का टारगेट वॉरेन बफेट है। तो हाँ, आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू सो मच, बट मेरे फैन मत बनना। फैन आपको बनना है तो एक्चुअल इन्वेस्टर को बनो। और जब मैं फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आ जाऊँ ना, तब मेरे फैन बनोगे, तब देखो मुझे काफी खुशी होगी, तब मेरे फैन बन सकते हो। ठीक है, अब दोबारा आते हैं, मैं केस स्टडी लेने वाला हूँ ऑफ सर वॉरेन बफेट। अब वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्ट किया था कोका कोला में। अब लॉजिकली तोड़ते हैं, कोका कोला क्या है? फ्लेवर्ड शुगर वाटर। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में एक और लोकल ड्रिंक बनती है जिसको हम बोलते हैं बंटा, जो भी क्या है? फ्लेवर्ड शुगर वाटर। अब व्हेन वॉरेन बफेट इन्वेस्ट इन कोकोला ना, कोकोला रिलेटिवली काफ़ी छोटी कंपनी थी। अब अगर मैं काम करता हूँ, कोई बंटा की यहाँ पे सेटअप है, बंटा बन रहा है, मैं आपको बोलता हूँ अरे सर आ जाओ बंटा की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता, आप क्या बोलोगे? अबे पागल हो गया क्या बोल रहा है? यहाँ पे कंपनी में ना बैलेंस शीट होगी, ना इनकी प्रोडक्ट ठीक है, ना इनकी प्रोडक्ट रेंज ठीक है, या मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये मैनेजमेंट मंत्रा, ये सब मंत्रा बड़े बड़े आ जाएंगे। बट वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट कर दिया था। ये क्यों होता है? बिकॉज हम सबको दिमाग में क्या बैठा है कि यार स्टॉक मार्केट से यार हमें बहुत अमीर बनना है, हमें स्टॉक मार्केट से बड़ा स्मार्ट बनना है, बड़ा बुद्धिमान और बुद्धि भरी हुई होनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए। नहीं दोस्त, मैं अपने सब स्टूडेंट्स को बताऊं, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, सबसे बचकाने रीजंस में की जाती हैं। अब किसी का भी मल्टी बैगर देख लो, मल्टी बैगर होते हैं, इसकी मोर देन डबल द रिटर्न्स होती है। वॉरेन बफेट के लिए कोक वाज अ मल्टी बैगर। तो
अगेन फॉर द फैक्ट, मतलब ये बड़ा मुझे बेसिक चीज़ जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट समझाना चाहता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती और सिर्फ फंडामेंटल और फाइनेंशियल शीट्स के ऊपर होती या टेक्निकल्स के ऊपर होती, तो हर टेक्निकल एक्सपर्ट बिलियनर नहीं होता। और मैं जानता हूँ आपके आस पड़ोस में लोग होंगे जो आपको बोलेंगे स्टॉक मार्केट देखो जुआ है, सट्टा है, इसमें मत घुसो, और वो लोग बोलेंगे जिनकी आप इज्जत करते हो, ठीक है, हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या फिर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, और वो भी आपको बोलेंगे स्टॉक मार्केट जुआ है। क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि फैक्ट है, स्टॉक मार्केट्स फंडामेंटल और टेक्निकल्स नहीं चलता है। पूरी जिंदगी में 99.99% पीपल लूज मनी इन मार्केट्स। सब क्या करते हैं? सब फंडामेंटल और टेक्निकल रट के आ रहे हैं, सब ये कोशिश कर रहे हैं भाई बेस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल टूल मिल जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ होता ऐसा तो सब करोड़पति नहीं होते क्या? सिंपल रीजन आपको ढूंढने हैं, ऑब्जर्व करना है आपके आसपास क्या हो रहा है, कल की रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम हमेशा अपने घर में बात करते हैं, काश दादाजी वहां इन्वेस्ट करते, वहां खरीद लेते, वो बेचते नहीं, आज तो देखो यार किधर होते। बात होती है कि नहीं होती? मुझे पता होती कि मेरे घर में भी बात होती है, और हम सबकी ह्यूमन साइकोलॉजी सब सेम है। बट आप खुद सोचो, हम क्या बोलते हैं यार, आर पेरेंट्स, जो हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को पता था कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। हमारे बाबा दादी को, हमारे माँ बाप को पता था, बट उन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं। आज आपको यहाँ खड़े हुए पता है प्रेजेंट में कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ये फ्यूचर है। क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं। आपकी ज़िंदगी है ना, जो मेरी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव है, आई टेल यू, आपके पोतों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि काश मेरी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर वहाँ इन्वेस्ट कर, देखो आज हम किधर होते। क्योंकि जिस दिन वो हो गया ना, वो बहुत सैड दिन होगा। एंड स्टॉक मार्केट्स सिंपल, आपके सामने भी हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। अब वॉरेन बफेट की स्टडी को थोड़ा और समझते हैं। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गया, बट अब थोड़ा इसमें दोबारा घुसते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द वॉरेन बफेट रिटर्न। पूरी केस स्टडी लेंगे, आ जाओ। अब वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, तो वो उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, बट मैं वॉरेन बफेट का नाम ले रहा हूँ। सो वॉरेन बफेट की रिटर्न फ्रॉम 1965 टू 2016, मैं 2016 तक क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास डेटा, वेरीफाइड डेटा उसी डेट तक है, तो इसलिए मैं तब तक ले रहा हूँ। बट ठीक है, ये इतना डेटा काफी है फॉर अस टू गेट एन आइडिया। तो 1965 टू 2016, आपको पता है वॉरेन बफेट की रिटर्न क्या रही है? वॉरेन बफेट की रिटर्न, आप मारोगे नहीं, रही है 8 लाख%। 8 लाख%, मतलब यार इसका मतलब 8 लाख%। खुद सोचो, 8 लाख% का मतलब हुआ 1 रुपए डाले उसके 8 लाख हो गए, 10 रुपए डाले 80 लाख हो गए, 100 रुपए डाले 8 करोड़ हो गए, 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, तब तो सेकंड थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के अमाउंट जितना हो गया, उस लेवल पे है। अब इसका मतलब क्या है? क्या वॉरेन बफेट ने हर साल से प्रॉफिट ही कमाया होगा? नहीं, कुछ साल बहुत अच्छे गए होंगे, कुछ साल कम खराब गए होंगे, कुछ साल बीच गए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे CAGR। अब CAGR क्या होता है? CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगेन आसान शब्दों में आपको समझाऊं, बेसिकली मैं जानना चाहता हूं ऑन एवरेज वॉरेन बफेट ने हर साल कितना प्रॉफिट कमाया है फ्रॉम 1965 टू 2016 ऑन एवरेज। हाइज भी होंगे, लोज भी होंगे, ऑन एवरेज कितना कमाया। अब एक काम करता हूं, मैं ब्लैक बोर्ड हटा रहा हूं। अब नाउ लेट मी शो यू द शीट ऑफ वॉरेन बफेट। अब देखोगे टोटल रिटर्न कितना है, मेरे साथ खुद देखो, पढ़ो, मुंह पे बोलो। टोटल रिटर्न है 8,84,000%, और CAGR कितना है? 19%। कितना है? 19%। अब मेरा स्क्रीन देखो, जस्ट 19%। 19%, दैट्स इट, 19%। और स्टॉक मार्केट्स में नए ट्रेडर्स क्या बोलते हैं? अरे हर स्टॉक मार्केट से हर्ष देखो, मैं तो स्टॉक मार्केट कहूंगा महीने का 10%, महीने का 10% हो गया मतलब साल का 120%, साल का 120% में मैं 20 साल तक कमाऊंगा तो हो जाऊंगा वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। और वॉरेन बफेट की इन लोगों को ना बस एक ही सोल्यूशन होता है, ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि लोग स्टॉक मार्केट्स में एकदम अनरियल एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको एडवर्टाइज ऐसा किया, आपको दिखाया ऐसा क्या। मैं मुझे स्टॉक मार्केट में 11-12 साल हो गए, मैं उस एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। लोग मैंने देखे बर्बाद होते हुए, और जो जैसा दिखाया है स्टॉक मार्केट दुनिया को ग्लैमरस, और अगर स्टॉक मार्केट में 6 महीने रहोगे तो हेलीकॉप्टर से उतरोगे, यहाँ पे लड़कियाँ, वहाँ पे गाड़ियाँ, ऐसा नहीं होता है। लाइक एनी अदर फील्ड स्टॉक मार्केट्स में भी मेहनत लगती है। और अगर यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस दिन की, महीने की 10% है, और कुछ लोगों की दिन की 10% होती है, तब तो दोस्त आपको अपना आंसर पता है, स्टॉक मार्केट अभी के अभी छोड़ के चले जाओ, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। अब आते हैं दोबारा वॉरेन बफेट पे। आप खुद सोचो, 19%। अगर यहां पे आओ, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, एक सिंपल मैं आपको दिखाता हूं 19% का रेलेवेंस क्या है। सपोज ये ग्राफ है, क्या वॉरेन बफेट का प्रॉफिट ऊपर नीचे गया होगा? राइट, ये होंगे हाइज, ये होंगे इनके लॉस, बट 19% तो उनको मिल ही रहा है फिक्स्ड, जो उनका CAGR रिटर्न है, विच इज ऑसम। और 19% में वॉरेन बफेट सर इज द 3rd-4th richest man in the world।
स्टॉक मार्केट बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्गर रन। नॉलेज आपको क्या चाहिए? जीरो, शून्य। अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक काम करो दोस्त, मुझे बता दो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट 10 सालों के लिए, आप क्या बोलोगे? हर्ष सर एक काम करो, रिलायंस ले लो, HDFC ले लो, L&T ले लो, 3M ले लो, एबट ले लो, फाइजर ले लो, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी अच्छा करने की बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा मुझे 10 साल के लिए, मुझे 1 साल के लिए स्टॉक बताओ, 1 महीने के लिए बताओ, 1 हफ्ते के लिए बताना, 1 दिन के लिए बताना। टेल मी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर 1 आवर। नॉलेज कितनी चाहिए? एक्सट्रीमली हाई। दिक्कत एक और स्टॉक मार्केट्स में ये है, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए, शॉर्ट जितना पीरियड शॉर्ट होता है उतनी आपको नॉलेज ज़्यादा चाहिए टू अर्न एंड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स। लोग शुरू ही कर रहे हैं इंटरनेट ट्रेडिंग से, जिसके लिए सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साला कोई करना ही नहीं चाहता। पार्ट माई लैंग्वेज बट दिस इज द ट्रूथ। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखो और थोड़ा रैशनली सोचो। स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह लो। किसी बिजनेस में आप एक दिन का 10% कमाना चाहते हो, या फिर एक महीने में 10% प्रॉफिट एक बिजनेस में कमाना चाहते हो? नहीं ना, स्टॉक मार्केट दोस्त आपका बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही लो। अब एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं इंडेक्स से, ठीक है? हम क्या इंडेक्स लेने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक सेंसेक्स। क्यों सेंसेक्स लेना है? निफ्टी क्यों लेना है? सेंसेक्स 1979 से, तो हमारे पास ज़्यादा डेटा स्टडी करने को है। अल्टीमेटली है तो दोनों एकदम सेम ही, बिकॉज मेजॉरिटी जैसे मैंने बताया 30 कंपनी मेजरली सेम है, ठीक है? अब मैं सेंसेक्स का ग्राफ बनाता हूँ, इधर आ जाओ। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब अगर मैं सेंसेक्स का ग्राफ बनाता हूँ, ये देखो 2008 का क्रैश बनाया मैंने, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, 2016 में मार्केट नीचे था, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है? अब यहाँ से 1979 से मार्केट शुरू हुए थे, ठीक है? ये मैं सेंसेक्स ले रहा हूँ। आपको पता है, जैसे कि वॉरेन बफेट सर की CAGR थी 19%, सेंसेक्स की CAGR फ्रॉम हियर टू हियर कितनी है? कैन यू गेस करो सेंसेक्स की CAGR कितनी है? आंसर 17%। 17%। कुछ करना नहीं आपको, बस सेंसेक्स में डाल दोगे, 17% खत्म। और अगेन अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, आएगी इसकी कितनी आएगी? 15%, ठीक है? बट अगर आप डिविडेंड्स को भी री इन्वेस्ट कर दोगे, आपने डिविडेंड्स नहीं निकाले, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपने लॉन्ग टर्म छोड़ दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा? 2% और आपको मिल जाएगा 17%। एंड अगेन डिविडेंड्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा यूट्यूब में, या उसके लिए कोई और वीडियो देखना। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस करो। 17%। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आप पीछे जाओ, वॉरेन बफेट ने 19% कमाया है, तो अगर सेंसेक्स से आप 17% भी कमा लेते हो, तो अगर सेकंड थर्ड रिचेस्ट मैन नहीं बन रहे, तो उस साल तक तो पहुंच ही जाओगे। अब आप बोलोगे हर्ष क्या गारंटी है, क्या पता कल को मार्केट नीचे गिर जाए, कल को मार्केट सेंसेक्स नीचे गिर जाए, तुम्हें क्या गारंटी क्या है इसकी? दोस्त गारंटी ये है, इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं। सबसे पहली चीज, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है। अब अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो उसका प्राइस कम होगी, इसका मार्केट कैपिटल कम होगा, वो और नीचे कंपनी आएगी, वो और नीचे आएगी, और नीचे आएगी, और वो कंपनी 30 के बाहर चली जाएगी, और कोई और कंपनी इसकी जगह ले लेगी। पिछले 10 सालों में कितनी कंपनी सेंसेक्स में आई है, कितनी हट गई है, तो अब सेंसेक्स लो काम खत्म। अब आप बोलोगे हर्ष मैं सेंसेक्स में इन्वेस्ट कैसे करूं? इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? आप खरीदोगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs। ये क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? अब अगर मुझे सेंसेक्स खरीदना है, तो क्या आप हर 30 शेयर खरीदोगे, उसके रेशियो में खरीदोगे, बस मार्केट कैपिटल हर रोज चेंज हो रहा है, उनकी रैंकिंग चेंज हो रही है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए दोस्त हम क्या करेंगे? हम खरीदेंगे ETF, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स, HDFC, SBI, ठीक है? बड़ी बड़ी कंपनी होती है। ये क्या करती हैं? सपोज पूरे 1000 करोड़ का सेंसेक्स खरीद लिया, इन दैट सेम प्रोपोर्शन उन्होंने पूरा खरीद लिया, उसको प्राइस और क्वांटिटी में डिवाइड कर दिया। याद है जो मैं रवि मेहता केस बता रहा था? प्राइस और क्वांटिटी में डिवाइड कर दिया, तो यू कैन बाय एंड सेल देम लाइक शेयर्स। खत्म। डीमैट अकाउंट थ्रू शेयर से खरीद सकते हो। अब आप बोलोगे हर्ष मुझे बेस्ट ETF की लिस्ट दो। वेल, मैंने NSE वेबसाइट से बेस्ट ETFs की, टॉप ETFs की लिस्ट निकाल दी है। किसी में भी इन्वेस्ट कर देना, ये सोच के टाइम वेस्ट मत करना कि कौन सा बेस्ट ETF है, कौन सब ठीक है। इन्वेस्ट करो, शुरू करो। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका सिंपल है, आपको खुद सोचो। इंडेक्स ना कब से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है? एक बार मैं आपको ये ग्राफ दोबारा देखो। इस टाइम पे यहाँ पे क्या क्या हुआ था? यहाँ पे लोगों को डर हुआ था। यहाँ पे 92 में यहाँ पे हर्षद मेहता क्रैश हो गया था, फिर टेक्सटाइल बर्स्ट हो गया था, फिर 2008 में यहाँ पे बर्स्ट हो गया था, फिर डिमोनेटाइजेशन का यहाँ पे इशू हो गया था, फिर ये था कि राहुल गांधी सर कहीं प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, ये इशू हो गया था। हर डर, हर चीज आ चुका है, तभी भी मार्केट्स ऊपर ही जा रहा है, बिकॉज लॉन्ग रन में मार्केट्स ऊपर ही जाता है। सिंपल ग्रोथ स्टोरी है। वी आर इन द सेंटर एंड लाइमलाइट अमंग ऑल द इकोनॉमीज। हाँ, इंडिया में इशूज हैं, हमारे डेमोक्रेटिक इशूज हैं, हमारे जियोपॉलिटिकल इशूज हैं, हमारे सोशलिस्टिक इशूज हैं, बट तभी भी देश ऊपर बढ़ रहा है और कोई रोक ही नहीं सकता इस देश को ऊपर बढ़ने से। और उसमें बताऊं, मुझे आपको समझाने की जरूरत भी नहीं, आपको पता है अभी हम इंडिया में उस गोल्ड माइन में खड़े हैं। हम सबसे लकी जनरेशन है दोस्त, सबसे लकी जनरेशन। जिस चीज में हाथ रखोगे ना, वही सोना है। दैट इज द फैक्ट। और अगर सोने की बात कर ही रहे हैं, जो इंडेक्स की रिटर्न है ना, ये गोल्ड, रियल एस्टेट, बैंक्स सबको आउट परफॉर्म करती है। तो सिंपल सोल्यूशन क्या है? ETF इन्वेस्ट करो, काम खत्म।
अब मेरी बात मत मानो, मैं आपको मैथ से प्रूफ करूंगा और अब मैं आपको बताता हूं बोनस पार्ट, जहां पे आपको पूरी एक्शन स्ट्रैटेजी दूंगा, मार्केट्स में एंटर कैसे करना है, क्या करना है, और पूरा मैथ सब करके दिखाऊंगा और सब डाउनलोडेबल होगा और सब कुछ आसान होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब दोस्त बात करने वाले हैं द वेल्थ फॉर्मूला। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों वेल्थ फॉर्मूला? बेसिकली जो फंड मैनेजर्स करता है आप उनके पास जाते हैं, बोलते सर मैं इतने पैसे हैं, ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये है वो है ये है, और वो आपको बोलेगा सर इस पे इन्वेस्ट करो, ये इन्वेस्ट करो, ये आपके लिए बेस्ट है। वेल वो उन फंड मैनेजर्स को छोड़ दो, अब मैं एबिलिटी आपको खुद दे रहा हूँ कि खुद अपने लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सो दैट जब आप स्टार्ट करना चाहते हो मार्केट्स में, आप एक क्लियर रोड मैप के साथ स्टार्ट करोगे, शुरू कैसे करना है, बिगिन कैसे करना है और आपका एंड गोल क्या है, सब कवर होगा। और मैं इसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा। अगेन मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, एक डाउनलोडेबल टूल मैं आपको दूंगा, मैं भी टूल दिखाऊंगा भी, उसको डाउनलोड करना, आप आराम से अपने मोबाइल फोन में उसको देख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब मैं इसमें रिटर्न्स आपको दिखाऊंगा, मैं इसमें बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट सेंसेक्स की, सेंसेक्स में आपको 17% मिल रहा है इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। कैसे? क्या 17% हर साल मिलेगा? क्या विल यू गेट हर साल आपको 17% मिलता रहेगा? नहीं, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का CAGR है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके हाईज होंगे, फिर लोज होंगे, फिर हाईज होंगे, बट 5-6 साल के ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 17% मिल ही जाएगा। मैं एक काम करता हूं, एक केस स्टडी लेते हैं, ठीक है। इस केस स्टडी में लेट्स शेयर अ पोर्टफोलियो। मैं आपसे एक पोर्टफोलियो लाइन शेयर कर रहा हूं। अब यहां पे सपोज दिस इज अ पोर्टफोलियो लाइन, यहां पे यू आर एट द एज ऑफ 20, फिर यहां पे यू आर एट द एज ऑफ 65 एंड यहां पे यू आर 90। तो 20 में जनरली यू स्टार्ट अर्निंग, 65 में जनरली हम रिटायर कर जाते हैं और 90 में मोर देन सर्टेनली एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है। ओके, तो एनीवेज, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने 20 साल की उम्र में बोला कि यार हर्ष देखो, मैं स्मार्टफोन नहीं खरीद रहा और मैंने 30,000 रुपए आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दिए। जब मैं सेंसेक्स बात करूँ, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करूँ, निफ्टी में इन्वेस्ट करूँ, एक चीज़ है कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप? ETFs। कौन सी ETFs बेस्ट हैं वो लिस्ट मैं आपको दोबारा यहाँ दी हुई है, प्लीज़ बी श्योर, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? 17%, क्योंकि हम 5-6 साल के ऊपर पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हर महीने एवरी मंथ आप SIP करते हैं। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की एक हर महीने आप कुछ रेगुलर अमाउंट दे रहे हो। लमसम क्या हो गया? एक साथ जो दे दिया, SIP जो हर महीने दे रहे हो, तो लमसम आपका इस केस में क्या हो गया? 30,000। SIP क्या हो गया? मानते हैं हर महीने आप कितना दे रहे हो? 500 रुपये। 500 रुपये क्या होता है? कुछ भी नहीं, 2 कप्स ऑफ कॉफी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके एट द एज 65 कितने पैसे होंगे, ठीक है। अगर आपने 30,000 रुपये मार्केट्स में डाले, ठीक है, मैंने से मार्केट आई मीन ETF, जिसमें आपको 17% एक्सपेक्टेड है ओवर 5-6 ईयर्स, ठीक है, और हर महीने कितना डाल रहे हो? 500 रुपये। कितना डाल रहे हो? 500 रुपये। कुछ नहीं होता 500 रुपये। अब इसके लिए मैं आपको प्रेजेंट करता हूं ये कैलकुलेटर, आ जाओ। अब सिंपली जो भी हमने वहां देखा था यहां भर देते हैं, ठीक है। वन टाइम पेमेंट, हमने वन टाइम पेमेंट कितने की थी? वन टाइम पेमेंट हमारी थी 30,000 की, तो 1 2 3 4 30,000, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है हमारा? यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हैं। तो हमने 20 साल से शुरू किया था टिल द एज ऑफ 65, तो कितना साल हो गया? 45 ईयर्स हो गया। 45 एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है जो ईयरली हमें CAGR मिल जाएगा आफ्टर 5-6 ईयर्स, मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 5-6 ईयर्स की लंबी इन्वेस्टमेंट से? 17%। SIP आप कितनी डालते हो? महीने का 500, महीने का 500, आपकी रिटर्न कितनी है? 12,99,55,000। 12,99,55,000। और इसमें कोई मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के या वो नहीं बोल रहा हूँ, ये मैथ्स है दोस्त, ये हो रहा है। और ये पूरा टूल आपको डाउनलोडेबल मिलेगा, बट एक बार मेरी बात समझो, उसको अच्छे से यूज कैसे करना है। अब 12 करोड़ सुनने में तो आया बहुत बढ़िया लगता है, मजा आ गया लाइफ में, बट इन्फ्लेशन, महंगाई। मेरे बाबा के टाइम पे 100 रुपए में पूरे घर का खर्चा चलता था। जस्ट इमेजिन अगर मेरे बाबा ने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की होती कि मेरे पास रिटायरमेंट में 1 लाख रुपए हो जाए, फिर तो मैं जिंदगी भर आराम से जीऊंगा, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरे बाबा के टाइम पे बहुत बड़ी रकम थी यार। तो अगर वो उन्होंने आज के दिन 1 लाख उनको मिल जाते तो क्या होता? ठन गोपाल। इसीलिए हमें जरूरी क्या है कैलकुलेट करना? इन्फ्लेशन हमें ट्रू पिक्चर दिखाता है। अब इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई हर साल ऑन एवरेज बढ़ती है 3 से 4%, अगर मैं बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम लूँ, बट मैं ले रहा हूँ 5%। मैं बोल रहा हूँ कि महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी यार, कोई टेंशन की बात नहीं, महंगाई ज़्यादा बढ़ने दो। अब इसी टूल में आपको नीचे ये टूल दिख रहा है, ये अमाउंट एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन आ रहा है और 5%। तो 12 करोड़ 99 लाख जो 13 करोड़ हो गया है, इसका इन्फ्लेटेड अमाउंट, मतलब आज के दिन 12 करोड़ जो मुझे 45 ईयर्स बाद मिलेंगे, आज के दिन उसकी कितने अमाउंट की वैल्यू होगी, आज के दिन क्या अमाउंट की अहमियत होगी, वो है 1,70,00,000। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार। मतलब जो आज हम 1,70,00,000 में खरीद रहे हैं, वो 45 ईयर्स बाद हम 12 करोड़ में खरीदेंगे। क्यों? इन्फ्लेशन।
ये सब आपके लिए मैंने कर रखा है, अब इससे ज्यादा आप खेलो। नाउ जस्ट इमेजिन आपके पास टाइम इन्वेस्टमेंट का है, लगाते हैं 40 ईयर्स। आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ज्यादा, यहाँ पे आपने डाला 50,000, यहाँ पे आप हर महीने डालना चाहते हो 2,000 रुपए, सब आपके सामने है। ये पूरा टूल आपको मिलेगा सिंपल, तो इसको डाउनलोड करना। ये है दोस्त वेल्थ फॉर्मूला, और ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझिए ना, मेरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूरी वीडियो थी, उसको बाद में जरूर ब्रेक देंगे, आपको पता चलेगा कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग चीज क्या है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक तो दोस्त पूरा देख लिया है, अब और मैजिक का टाइम है। बोलोगे हर्ष चलो ये तो ठीक है यार, बट मैं गोल आगे कैसे बनाऊं, मैं आगे कैसे बढ़ूं? मुझे पता है हम सबको अमीर होना है, मुझे भी अमीर होना है, आपको भी होना है, इसलिए हम ये स्टॉक मार्केट्स में, इसलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट अब गोल सेटिंग कैसे करें, टारगेट सेटिंग कैसे करें, जब आप मार्केट में घुसो तो आगे कैसे बढ़े, इसका सोल्यूशन अब आपको दूंगा। और ट्रस्ट मी, अपना प्रॉमिस मत भूलना। अगर मजा आ रहा है ना तो कमेंट करके जरूर लिख देना हर्ष मजा आ गया है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा और ट्रस्ट मी इसके बाद दिमाग पूरा फटने वाला है, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन। आ जाओ, अब मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं ऑफ रवि मेहरा। अगेन ये मेरे क्लाइंट थे, बट मैं उनका नाम ले नहीं सकता, तो मैं फिर से वो रवि मेहरा वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रॉब्लम समझो, फिर आप मुझे सोल्यूशन बताना, ध्यान समझना, बड़ी इजी प्रॉब्लम है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। आ जाओ, अब रवि मेहरा का 3 साल का उनका था बेटा, मतलब है 3 साल का उनका बेटा है। 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स इनका बेटा कितने का हो जाएगा? 18 साल का। तो आएगा कॉलेज खर्चा, स्कूल का, मतलब स्कूल का तो नहीं, कॉलेज का खर्चा आएगा, मेन खर्चा, और हर पेरेंट उसके लिए प्लान करता है। अब रवि मुझे बोलते हैं हर्ष यार मेरा बेटा 3 साल का हो गया है, मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, बड़ा डर लग रहा है। तो मैं बोला ठीक है, आप बताओ कितना स्टार्ट करना है। तो वो बोलते हैं कि यार हर्ष मैं ना हर साल 1 लाख रुपए निकाल सकता हूँ अपने बेटे के लिए, हर साल मैं 1 लाख रुपए अपने बेटे के लिए निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो एजुकेशन के लिए, ठीक है। और उनकी आई थिंक रवि की सैलरी जो मैं देखा उस समय थी 15 लाख के राउंड थी, 13 से 15 लाख की थी, तो इतना होम लोन वगैरह उसके बाद तो 1 लाख रुपए बच्चे का साल का निकलना अच्छा अमाउंट है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर चलो 1 लाख निकाल लोगे, मुझे टारगेट बताओ। तो बोलते हैं हर्ष देख मेरा टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए बस 30 लाख। और बोलते हैं टारगेट बड़ा नहीं है, 30 लाख, मतलब पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देखो, 1 लाख देंगे मुझे 15 साल के लिए, तो कितना हो गया 15 लाख, उनको चाहिए कितना 30 लाख, डबल, सीधा डबल। हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, मैं वो एक्सपेक्टेशन की बात को बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब वो मुझसे पूछे हर्ष से मैं इन्वेस्ट किसमें करूँ, तू बता, आप मुझे बताओ, आपके पास ये सिचुएशन आई, आप क्या बोलोगे? अगेन ये आप नहीं बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, ये हमें मैथ्स बताएगा, वेल्थ फॉर्मूला बताएगा, ठीक है। और मैं अब ये वेल्थ फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। अब मैं सिंपली यूज कर रहा हूं इक्वल टू रेट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि रवि को अपना टारगेट अचीव करने के लिए कितना % हर साल कमाना है, उसको कितना CAGR चाहिए, ठीक, तभी तो मैं बता पाऊंगा इन्वेस्टमेंट ये अच्छी है, वो अच्छी है, ये अच्छी। जब तक मुझे टारगेट नहीं पता, बताऊंगा क्या? तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, टारगेट मुझे पता है, गोल मुझे पता है, इनको कितनी रिटर्न चाहिए हर साल, उसके हिसाब से मैं उनको बताऊंगा अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड क्या है। अब इक्वल टू रेट, ब्रैकेट ओपन, अगेन यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, मैं इसको आपको समझाने को, बट इसको मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो एन पर हो गया कितना, हो गया 15 साल, PMT हो गई -1 लाख, कि जब पैसे देते हैं तो माइनस होता है, 1 2 3 4 5 हर साल दे रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू हो गया 0, लम्स अमाउंट कुछ नहीं दे रहे, बस हर साल 1 लाख दे रहे हैं, जो SIP हो गई एक तरीके की। और फ्यूचर वैल्यू हो गया 30 लाख, अब ये प्लस होगा बिकॉज 30 लाख रुपए चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, टेंशन की बात नहीं है, वो मैं आपको समझा दूंगा, अभी इस पर फोकस करो। अब गेस करो रवि को कितना रिटर्न चाहिए हो, कितना CAGR डबल करने के लिए, दबा दूं एंटर, 9%, 9%। ये सच है, मैं आपको इसलिए मैं बोला था जो एक्सपेक्टेशन डबल 9%। अब आप मेरी बात बताओ, अगर रवि मेरे फ्रेंड नहीं होते, ठीक है, वो मुझे जानते नहीं, वो किसी पास चले जाते तो क्या होता, खत्म, आ जाता पूरा अच्छा खासा बिल। अंडरस्टैंड दिस, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अपना टारगेट तो रियलाइज करो। अब इनको रवि को चाहिए कितना था, 9%, तो मैं क्या बोलूं, सर इंटरडे कर डालो, फ्यूचर ऑप्शन कर डालो, घुमा दो सट्टा मार्केट में। नहीं यार, मैं उनको वो दूंगा जो उनकी नीड है। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में, हम स्टॉक मार्केट्स में आ गए बट हमें पता ही नहीं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, भाई बस लगे हुए गधों की तरह कि जितना कमाएंगे। बुरा मत मानो बेद का, ये सच आपको बता रहा हूं। अब 9% में आप उनको क्या बोलोगे, फ्यूचर ऑप्शंस कर दो, सट्टा घुमा दो, ले लो रिस्क। नहीं, मैं बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि सर आप कोई नॉर्मल सा म्यूचुअल फंड भी ले लोगे ना जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी 9% आ जाएगा, आपका टारगेट डन है, कुछ करना ही नहीं आपको। या तो टारगेट बढ़ा लो या पैसे जो इन्वेस्ट करो वो कम कर लो। ये रियलिटी है दोस्त। अब बात करते हैं आपकी। आप बोलते हो कि आपको अमीर होना है, ये होना है, वो होना है, ये होना है, सबकी ड्रीम्स है, आपको भी होना है, मुझे भी होना है, इसलिए तो मार्केट्स में आए हैं। सही बात है, इसमें तो कुछ गलत तो है नहीं, जो फैक्ट है, इसलिए तो मार्केट्स में आए हैं पैसा कमाने के लिए। अब गोल क्या है, अब आपको क्या पता आपका रिस्क क्या है।
अब या तो आप सीधा इंटरडे से शुरू करते हो, अब लोग क्या करते हैं सीधा इंटरडे फ्यूचर ऑप्शन शुरू करते हैं विदाउट इवन नोइंग कि उनको कितना रिस्क लेना है। और ये मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। ये मैं क्या सॉल्व करूंगा, अगेन एक्सेल शीट पे आ जाओ। ये है रिस्क कैलकुलेटर। अब सिंपली आपका गोल क्या है, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज आप कितने साल में रिटायर करने वाले हो, सीधा यहां लिख दो आपका टारगेट आपके सामने है दोस्त 45 ईयर्स बाद आप रिटायर कर लोगे। मानता हूं मैं। आपके पास कितना पैसा है, मैं मानता हूं 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 आपके पास जितना हो उतना लिखो। यू डोंट नीड टू शेयर दिस विद एनीवन, जितना होता लिखो। एंड अगेन अगर आप स्टूडेंट हो बोलोगे सर मेरे तो कोई नेटवर्थ ही नहीं है। आप देखो आपकी इनहेरिटेंस कितनी है, आप देखो आपका वो कितना है, आप देखो आपके घर में इंश्योरेंस कितना है। मैंने इन्वेस्टिंग इन योर 20 की वीडियो बनाई थी, प्लीज बी श्योर टू चेक इट आउट। तो ये मत बोलना कि आपकी नेटवर्थ कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट नहीं है जो 25 साल के ऊपर उनके पास कुछ तो अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट यहाँ लिखो। मैं एग्जाम्पल 10 लाख लिख रहा हूँ। आपका गोल क्या है, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ 10 लाख 5 लाख 6 लाक, सबका गोल अलग है। सबके लिए रिच की डेफिनेशन बड़ी अलग है। एक गांव वाले के लिए रिच क्या है, जो एकदम छोटे गांव से आ रहा है, वो 10 लाख रुपए कमाएगा, वो तो भाई नाच लेगा क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके लिए क्या 10 लाख बड़ा अमाउंट है, प्रोबेबिलिटी है नहीं। आप बोलोगे हर्ष अगर मुझे 10 करोड़ मिल गया तब मैं नाच लूंगा, राइट। मुकेश अंबानी क्या 10 करोड़ के लिए बड़ा अमाउंट है, नथिंग। सो जो रिच का डेफिनेशन है, जो हम बोलते हैं कि मुझे अमीर होना है, वो सबके लिए डिफरेंट है। तो आप पहले इंटरवीन करके सोचो आपके लिए अमीर क्या है, ठीक है। तो मैं फिगर लेता हूं 50 करोड़ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिस्क कितना लेना है आपको, 14.81%। आपका यहाँ पे गोल आ गया। जो मैं आपको बता रहा हूँ टूल दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू खुद करोड़ों में है। करोड़ों का बेनिफिट आपको मिलेगा इससे। 14.81% खत्म। तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उन इन्वेस्टमेंट में जहां आपको रिटर्न 14.81% ज्यादा मिल रही है। आपको कौन सा फंड चाहिए, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए, आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है कि आपकी रिटर्न 14.81 CAGR से ज्यादा आए। खत्म। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं जिम जाऊंगा, जिम में मेरा ट्रेनर मुझे बोलता है हर्ष मैक्सिमम पुशअप करो 1 मिनट के अंदर। आप कितनी करोगे, 2 3 5 10 20 25, रुक जाओगे। अब आपको ट्रेनर बोलेगा एक काम कर, इधर सुनो 40 पुशअप के पहले उठना नहीं है, मर जाना 40 पुशअप के पहले उठना नहीं। तो आप क्या करोगे, 1 2 रेस्ट लोगे, बट वो करके 40 ही उठोगे। व्हाई, बिकॉज यू हैव अ टारगेट। हमारे यहां प्रॉब्लम क्या है, किसी के पास कोई टारगेट ही नहीं है, किसी ने कोई प्लानिंग कहीं रखी, सब लगे हुए गधों की तरह रेस में। ये अगेन मैं आपको ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्लीज भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। पहले अपना टारगेट तो सेट करो, मेहनत उतनी करो जितनी करनी है। ये एक बड़ी फेमस सेइंग है, वी डाई एट द एज ऑफ 25, वी आर बरीड एट द एज ऑफ 70। अब कोई मिडिल क्लास होता है ना, ही डाइज एट द एज ऑफ 25, ही इज बरीड एट द एज ऑफ 70। इसका मतलब क्या है, मिडिल क्लास आदमी 25 साल में मर जाता है, बट 70 साल में उसको दफनाया जाता है। मतलब ये है दोस्त कि 25 साल तक उससे पहले आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद लग गए काम में, पूरी जिंदगी दे दी बॉस को, बस जा रहे हैं, ऑफिस गए घर आए सो गए, ऑफिस गए घर आए सो गए, यही करना है जिंदगी भर। क्या आपको ये 70 साल में ये बोला है कि मेरे कॉलेज जिनकी कॉलेज इयर्स बेस्ट थे, कि पूरी 70 साल की एग्जिस्टेंस में बस 3 साल कॉलेज के अच्छे थे, ये बोलना है आपको? नहीं ना। तो अंडरस्टैंड दिस, गोल सेट करो। जैसे अगर यू डोंट नो मी, बट आप हमें फॉलो करते टाइम से आपको देखा होगा, मन करता है मैं छुट्टी में जाता हूं, ये मन नहीं करता मैं काम नहीं करता। क्यों? मुझे पता है मेरा X% मीट हो रहा है, मुझे पता है मेरी नेटवर्क क्या है, मुझे पता है मेरा गोल क्या है, और मेरा X% मीट हो रहा है। आप बिजनेस में हो ना, तो आपका बिजनेस हर साल X% से बढ़ना चाहिए। आप जॉब में हो, आपका जॉब इंक्रीमेंट, आपकी सैलरी, आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम X% से बढ़ना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट में हो तो X% से बढ़नी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल। वो हो रहा है तो काम खत्म, छुट्टी, ऐश करो। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। यू हैव टू फाइंड योर X%। तो गाइस, जो भी प्रॉमिस किया था ना, वो तो सब आपको मिल गया है। बट इफ यू वांट टू स्टिक विद मी लॉन्गर, बिकॉज अब मैं बताइए रिकॉर्ड करते करते मेरे दिमाग में चल रहा है, यार खुद सोचो एक बार, जस्ट थिंक एट दिस। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। यू विल सी 3 कैटेगरी लोग होते हैं। सबसे पहला LIG, MIG और HIG। LIG लोअर इनकम ग्रुप, MIG मिडिल इनकम ग्रुप, HIG हाई इनकम ग्रुप। अब आप खुद देखोगे जो HIG में होते हैं वो अपने पैसे किधर रखते हैं, स्टॉक मार्केट्स। MIG जिसमें मेजॉरिटी ऑफ हम फॉलो करते हैं, बैंक्स। और LIG किस में रखते हैं, घर पे, इन द हाउसेस, क्योंकि और कोई बैंक में भी रखते हैं। स्टॉक मार्केट्स ना दोस्त एक सीढ़ी है। इफ यू आर, अगर आप इतने गिफ्टेड हो लाइक मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, जेरोम बैनी, तो यार तुम्हें कोई जिंदगी में रोकता, बस जो करना है करो, तुम्हें कोई रोकता। बट अगर आप एक आम आदमी हो, स्टॉक मार्केट सच बता रहा हूँ इज योर ओनली होप। लेट मी शेयर दिस विद यू, ये कंप्लीटली दिस विल ओपन योर माइंड, ठीक है। ये देखो, ये 2 कैटेगरीज में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैं लेता हूँ MIG, दूसरा मैं लेता हूँ LIG, ठीक है। अब मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। अब आपके घर के आसपास भी लो इनकम ग्रुप हो सकता है, जो आपकी मेड हो, या आपके घर में जो खाना बना रहे हैं, या फिर जो आप किसी को जानते हो जो एकदम गाँव में रह रहे हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी में फॉलो करते हैं, ठीक है, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं। अब इनका मुझे बताओ 80 to 90% खर्चा किधर होता है? किसी भी आदमी जो लोअर इनकम ग्रुप में फॉलो कर रहा है, उसका 80 to 90% खर्चा किधर होगा?
घर रोटी कपड़ा, अग्री कर रहे हो? घर रोटी कपड़ा की इसी में 80 to 90% पैसा खर्च हो जाता है। तो अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो तो देखोगे 80 to 90% पैसा यहाँ पे 80 to 90% कहाँ खर्च हो जाएगा? इन द बेसिक नेसेसिटीज। घर रोटी कपड़ा, इसलिए जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना किसी के पास तो वो आपके पास है। इनको डेली वेज वो के पास प्रॉब्लम आती है, वो आपके पास आते हैं, प्लीज मेरी मदद कर दो, क्योंकि उनके पास सेविंग्स नहीं होती, वो कर ही नहीं पाते सेविंग्स, और हमें करनी भी चाहिए उनकी मदद। आई होप आप उनकी मदद करते हो, ठीक है। अब आ जाओ मिडिल इनकम ग्रुप में। मिडिल इनकम ग्रुप में आपको क्या लगता है कितना खर्चा हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज पे करते हैं? सोचो। जो मैंने सेंसस रन किया था ना कि मिडिल इनकम ग्रुप का 30 से 40% खर्चा होता है बेसिक नेसेसिटीज में, ठीक है। आप मिडिल क्लास को देखो, खाने या पीने को आपको दिक्कत नहीं है, वो आपको ही पता है। दिक्कत कहाँ है? बिकॉज जो मेन खर्चा है ये वाला खर्चा आ रहा है, जो मैंने पूरा ब्लैक से मार्क किया है, ये किस में आता है? ये आता है लग्जरी में। लग्जरी का क्या मतलब है? नए कपड़े, नई टाई, नई घड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, नई चीज़ें, नया टेक्नोलॉजी, नया हर चीज़। आई टेल यू माई स्टोरी। मैं 2008 में 10th में था। एडिडास के कुछ स्नीकर्स आए थे उस समय, बहुत बढ़िया स्नीकर्स थे, ठीक है। और मुझे वो स्नीकर्स चाहिए थे। AC मिलान की फुटबॉल क्लब है, जो मुझे फुटबॉल पसंद है, उसके आए थे, मुझे चाहिए थे स्नीकर्स, उसके बहुत स्टाइलिश थे। 2000 रुपए के। जब मैं 2008 की बात है, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 10वीं क्लास में था, मैंने अपने पापा से भीख मांगी थी, पापा प्लीज 2000 का जूता दिला दो, पापा प्लीज। आई रिमेंबर कि फैमिली गेट टुगेदर में बात हुई थी। पापा ने बोला, अब मेरे चाचा जैसे बैठे थे, पापा बोलते देखो यार 2000 के जूता खरीदा आजकल के बच्चे। 2000 इतना बड़ा अमाउंट था जूते के लिए, आई कांट इवन टेल यू। मतलब 2000 वो अमाउंट अनइमेजिनेबल था। फिर फाइनली आपको पता है बच्चे कैसे, मैंने भीख मांग के पापा के पीछे पढ़ के उनके घर के थोड़े बहुत काम करके मैंने पापा को कन्विंस कर लिया। पापा ने 2000 का जूता दिला दिया। वो जूता ना स्नीकर पेपर अभी तक रखा, उसको मैं तकिए के पास लेके सोता, वो इतना मुझे प्यारा था वो। ये 2008 की बात है। अब आज के दिन अगर मैं 2000 रुपये लेके एडिडास के शोरूम चला जाता हूँ, नाइकी के शोरूम चला जाता हूँ, आपको क्या लगता है मुझे क्या खरीदने को मिलेगा? जूते मिल सकते हैं मुझे, चप्पल भी शायद नहीं आएगी। खुद सोचो, पहले अर्ली 2000s में, अर्ली 2010 में अगर आप किसी साथ जाते थे, अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाते, कितना खर्चा आता था? 700, 800, 900 आराम से खा के आते थे, डेजर्ट भी खा के आते थे। अब अगर 2 लोग बाहर स्ट्रीट फूड भी खाने जाते हैं ना, 500 खर्चा आ जाता है। पॉइंट ये है, स्क्रीन दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन की। मैंने इन्फ्लेशन कितना लिया है? 5%, बिकॉज इन्फ्लेशन एक्चुअली 3 से 4% होता है, बट मैंने इन्फ्लेशन कितने लिया है? 5%। बट लॉजिकली आप देखोगे ना, 5% इन्फ्लेशन किस पर है? 5% इन्फ्लेशन है LIG ग्रुप पर, बिकॉज जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उस पे इन्फ्लेशन 5% ही हो रहा है। अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन ऑन रॉ खाद्य कपड़ा 5%, एकदम रॉ चावल जो सबसे लो ग्रेड चावल आता है उसमें इन्फ्लेशन 5% ही हो रहा है। सरकार उसी पे इन्फ्लेशन गिनती है। बट अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे लोअर इनकम ग्रुप के लिए, सॉरी मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, MIG के लिए, हमारे लिए इन्फ्लेशन देखोगे ना दोस्त, इन्फ्लेशन कितना है? हमारा इन्फ्लेशन ना कम से कम, और मैं तो कम ले रहा हूं उसमें, 8 से 9% आ जाएगा साल का, एटलीस्ट। अब खुद सोचो 10 साल पहले आपका क्या खर्चा था, कितना सब सामान था, अब कितना खर्चा है। अगर आप अपने घर के खर्चे नहीं संभाल रहे ना, तो आप खुद देख लो, मम्मी से पूछना अब आप कितना पे कर रहे हो और कितना कम सामान मिल रहा है। बिकॉज रियल वैल्यू इन्फ्लेशन ऑन द मिडिल क्लास पीपल इज मोर देन 8 to 9%। मैं तो 8 to 9% लिखा है यहाँ पे। जो सरकार का लोअर इनकम ग्रुप में 5% ही है, बिकॉज एक बेसिक खादी कपड़े में 5% इन्फ्लेशन ही होगा। बट हमारे लिए दोस्त वो सिचुएशन नहीं है। बाहर देख लो खाना खाने में कितना बिल आ रहा है आपका। और मिडिल क्लास लोग, दोबारा आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन देखो, मिडिल क्लास लोग, हमने पैसा का रखा है बैंक में। बैंक हमें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, कितना दे रहा है? 4 से 5%। बैंक में मिल रहा है 4 से 5%। इन्फ्लेशन जो एक्चुअल इन्फ्लेशन जो हम पे पड़ रहा है वो है 8 से 9% एक्चुअल। ये वो इन्फ्लेशन नहीं जो सरकार बता रही है, ये वो इन्फ्लेशन जो एक्चुअल आपके मेरी जेब में पड़ा है। बिलीव नहीं कर रहे हो? अपने खर्चे उठा के देख लेना क्या खर्चे हो रहे हैं, आपको खुद दिख जाएगा दोस्त। इसलिए तो अमीर और गरीब में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो मिडिल क्लास है ये पिसी जा रहा है। अमीरों ने रखे पैसे स्टॉक मार्केट में अलग लेवल पे। लोअर इनकम ग्रुप, वो तो वैसे भी इन्फ्लेशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। एंड हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा लोअर इनकम ग्रुप में है एक्चुअली ज्यादा, तो कोई टेंशन नहीं है। बीच में हर चीज में पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास इंसान। क्यों? गाड़ी खरीदिए दिखाएं सोसाइटी को, घड़ी खरीदिए सोसाइटी को दिखाना है। अगर आप बोलोगे ना हर्ष मुझे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी से, आपको फर्क पड़ता है, बिकॉज ये जेन्युइन थिंग है। अब मैं टैक्स की बात करता हूं दोस्त, टैक्स की बात करोगे? अगर अब मैं टैक्स की बात लेता हूं, क्या लगता है लोअर इनकम ग्रुप टैक्स देता है? नहीं, वो तो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। क्या लगता है HIG ग्रुप टैक्स देता है? HIG ग्रुप, इनका पैसा स्टॉक मार्केट्स में है। स्टॉक मार्केट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो LTCG है वो 10% है। इस देश में टैक्स दे कौन रहा है? अगेन ये मैं वीडियो कंट्रोवर्शियल में बट रियलिटी ये है, मिडिल क्लास दोस्त, राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस,
इन्फ्लेशन, टैक्सेस, हर चीज के थप्पड़ किसको पड़े? एक मिडिल क्लास इंसान को। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट्स एक सीढ़ी है आपके आगे बढ़ने के लिए, इसको प्लीज हल्के में मत ले लेना। क्योंकि जो आई डोंट नो आप ये वीडियो देख एक्शन लोगे, बट जो भी मैंने आपको बताया इसको दोबारा देखो, एक्शन लो। एंड इफ यू वांट कि हर्ष यार मुझे हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पीछे खड़े हो एंड आई वांट टू टेक स्टॉक मार्केट सीरियसली, मेरा स्टॉक मार्केट कोर्स है, चेक दैट आउट, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन है, शुरू करो अभी। और अगर ये बोलो कि हर्ष मैं अभी भी स्टॉक मार्केट देख रहा हूं, मेरी एक और वीडियो है मल्टी बैगर वाली, अगेन ऐसा ही मास्टर क्लास वीडियो है, हो सकता है आज कैपेसिटी ना हो, नेक्स्ट टाइम देख लेना, बट वो जरूर देखना। बट गेट स्टार्टेड राइट नाउ। स्टॉक मार्केट्स बहुत जरूरी है। इस देश में मिडिल क्लास रह गए तो कहीं के नहीं बचेंगे। स्टॉक मार्केट्स आपका बिजनेस है, हमेशा याद रखना। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर आपको वीडियो दमदार लगे ना, नीचे कमेंट जरूर कर देना हर्ष मजे आ गए, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। दिस इज गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।